हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट हमने शुरू किया था। सिलेबस को समझने की कोशिश हमने लास्ट सेशन में करी थी। उसी सेशन में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। जो शब्द हम देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण शब्द का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और इकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या होता है। इन सब चीजों को समझने का आज हम इस सेशन में प्रयास करेंगे। तो जो वर्ड है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसको समझते हैं। तो बेसिक इकोलॉजी का पार्ट है ये, मूलभूत या आधारभूत पारिस्थितिकी उसका पार्ट है। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता तब तक हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्या पढ़ना है यही नहीं समझ पाते हैं। एनवायरनमेंट शब्द का मतलब ही अगर हम नहीं समझ पाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस एनवायरनमेंट शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, और अगर हमें नहीं पता क्या क्या आता है तो हमें यह भी नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या नहीं आता है यह भी नहीं पता तो हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है यह भी नहीं समझ आता है। तो क्या आता है क्या नहीं आता है यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जनरली बचपन से हम एक शब्द पढ़ते आए हैं पर्यावरण। परि प्लस आवरण शब्द जो है वो हमें सिखाया जाता है। परि यानी चारों तरफ, आवरण जो प्रेजेंट होता है, हमारे चारों तरफ जो आवरण उपस्थित होता है, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें वो हमारा पर्यावरण होता है। इतनी बेसिक सी डेफिनेशन हम हमेशा पढ़ते आए हैं। लेकिन यहां पर जब हम यूपीएससी के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब सिर्फ हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वही नहीं होती, सराउंडिंग्स ही हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता है। वरना हम उसके लिए सराउंडिंग वर्ड ही यूज कर लेते हैं, या हिंदी में हम चारों तरफ का आवरण ही शब्द यूज कर लेते हैं। लेकिन हमने उसके लिए विशेष शब्द गढ़ा है, किसी व्यक्ति ने गढ़ा है, उसकी भी बात करेंगे। तो क्यों गढ़ा है उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से बना है। एक वर्ड है एनवायरोनर, जिससे एनवायरमेंट शब्द इंग्लिश में भाषा में बना है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स। यानी फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब वही है, इंग्लिश में जिसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं वही मतलब है। लेकिन जब हम बात एनवायरमेंट की करते हैं, एज ए सब्जेक्ट जब पढ़ने जाते हैं, या हम कभी भी शब्द एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ के बायोटिक एलिमेंट, लिविंग एजेंट्स, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु, एनिमल्स जितने भी हैं, प्लांट्स जितने भी है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं। साथ ही सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नहीं, एबायोटिक फैक्टर्स जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, अजैविक पदार्थ या अजैविक कारक जिसे हम कहते हैं, हिंदी में हम इसे जैविक कारक और अजैविक कारक कहते हैं। तो बायोटिक थिंग्स या बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स, वो कारक जो जिंदा है, जैसे कि पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, और जो जिंदा नहीं है, एबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, हमारे चारों तरफ जो वायु उपस्थित है वो भी उसका पार्ट है, हमारे चारों तरफ जो लाइट प्रेजेंट है वो भी उसका पार्ट है। एंड मल्टीपल थिंग्स, वाटर, वाटर अपने आप में जिंदा नहीं है लेकिन वो एक एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है। तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। और इन सबको अगर आप अभी भी ये सोचते हो, जनरली बच्चे के दिमाग में यही होता है कि हम अभी भी ये सोचते हैं कि हाँ, हमारे चारों तरफ जो जो भी चीजें हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो जिंदा नहीं हो, वही एनवायरमेंट है। तो आप अभी भी एनवायरमेंट की डेफिनेशन को अधूरा समझ रहे हो। इन सब का इंटरैक्शन जो है वो भी इसके अंदर काउंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनवायरमेंट की डेफिनेशन जब हम देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा जब हम देखते हैं, तो बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, ये तो हम देख लेते हैं कि कोई भी किताब उठाते हैं उसके अंदर भी हम देख लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जैविक कारक है, अभी अपन भी डिटेल में बात करेंगे आगे। और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अजैविक कारक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ होते हैं, यही पर्यावरण नहीं है, यही एनवायरमेंट नहीं है। इनके बीच में किस प्रकार का इंटरैक्शन हो रहा है, किस प्रकार की अंतः क्रिया हो रही है। यानी अगर हमारे चारों तरफ लाइट प्रेजेंट है, प्रकाश उपस्थित है, तो उस लाइट या प्रकाश का हम पर और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, इनके बीच में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, क्या अंतः क्रिया हो रही है, यह भी हमें समझना है। हमारे चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पेड़ हैं, तो उन पेड़ों का हमारे ऊपर कुछ असर है, हमारा उनके ऊपर कुछ असर है, और उन पेड़ों का आपस में कुछ असर है। उन पेड़ों पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, आसपास की एयर जो है, आसपास का वाटर जो है, आसपास की सनलाइट जो है, मिट्टी जो है, ये सब उस पर कुछ असर डाल रहे हैं, उसका उन पर कुछ असर पड़ रहा है। इन सबको एक साथ देखना, इन सब चीजों को, ये जो इंटरैक्शंस चल रहे हैं, एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ जो जो चीजें प्रेजेंट है वही नहीं है,
वो जो जो चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उन सबके बीच में किसी न किसी प्रकार का इंटरेक्शन चल रहा है, किसी न किसी प्रकार की अंतः क्रिया चल रही है आपस में, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली वो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हुए हैं। एक का असर दूसरे पे पड़ रहा है, दूसरे का असर पहले पे पड़ रहा है, एंड सो ऑन। हम तो सिर्फ 2 ही फैक्टर की बात करें, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं। बायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं। उन सब का अपने अपने ऊपर बहुत सारा असर पड़ रहा है। उस सारे असर को, उस सारे प्रभाव को, उस सारे इंटरेक्शन को, उस सारी अंतः क्रिया को एक साथ देखना, एक साथ समझना, दैट इज द एनवायरमेंट, वही पर्यावरण होता है। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, जैविक कारक हैं, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं या अजैविक कारक हैं, उन सब का आपस में कोई रिलेशन चल रहा है, कोई संबंध चल रहा है, आपस में कोई इफेक्ट है, प्रभाव है, रिलेशन है। उस सब को समझना, एक साथ देखना, यह पर्यावरण कहलाता है। सिर्फ फैक्टर्स को नहीं देखना, उनके बीच के इंटरेक्शंस को भी देखना। सिर्फ हमारे चारों तरफ जो जैविक और अजैविक कारक हैं उन्हीं को नहीं देखना, बल्कि उनके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन है, संबंध है, उसको भी समझना एनवायरनमेंट कहलाता है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बच्चे जनरली समझते हैं हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है बस वही पर्यावरण है। इतनी सी डेफिनेशन काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। उनके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन भी है, इंटरैक्शंस भी हैं, अंतः क्रियाएं भी हैं, उनको भी साथ में देखना पर्यावरण के अंदर सम्मिलित होता है। तो अब मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जो है, पर्यावरण की परिभाषा जो है वो आपको क्लियर होगी। और जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को, इकोलॉजी शब्द क्या होता है अभी आगे समझेंगे, पर जब हम एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें एज ए सब्जेक्ट, यूपीएससी के लिए जब हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो, हम उन फैक्टर्स को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ज्यादा फोकस हमारा जो है उनके बीच के इंटरैक्शंस पर होता है, उनके बीच में किस प्रकार की अंतः क्रिया चल रही है, इस पर हमारा ज्यादा फोकस होता है। क्योंकि फैक्टर्स तो हमें दिख जाते हैं जनरली, हमारे आसपास पेड़ है साहब, दिख रहे हैं हमें, हमारे आसपास जानवर है साहब, बहुत सारे छोटे बड़े सब मिलाकर के बहुत सारे टाइप के जानवर है, दिख रहे हैं हमें, लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन भी है, संबंध भी है। उस संबंध को जानना समझना जनरली हमें वो कम दिख रहा होता है या नहीं दिख रहा होता है, तो उसको जानना समझना इस सब्जेक्ट का स्कोप है। इस विषय के दायरे में वो सब कुछ आता है कि उन सारे इंटरैक्शंस को, उन सारी अंतः क्रियाओं को समझना। राइट। तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आई होगी। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की जो हमने बात करी, अगर हम उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें, तो बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी जीवित चीजें हैं। जीवित चीजों में क्या क्या हो सकता है? हमारे आसपास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है, हरे नहीं है, लेकिन प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिंदा जीव हैं, तो वो भी इसी बायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर्स बेसिकली होते हैं जो किसी मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। हम डिटेल में इसके बारे में आगे बात करेंगे सेशंस में, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, कोई चीज जो सड़ गई है, आप देखेंगे कोई पेड़ पौधा पत्ती जो है गिरी हुई है, बड़ा पेड़ हो सकता है, छोटी पत्ती हो सकती है, कोई जीव मर गया, छोटी चींटी मर गई या कोई बड़ा जानवर मर गया है, वो पड़ा पड़ा सड़ता है, उसके अंदर कुछ कीड़े जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो उसको सड़ाने का काम करके अल्टीमेटली उसको, बेसिकली हमारी जो बॉडीज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल की बनी होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, इन सबको मिला मिला करके जोड़ जोड़ करके एक जबरदस्त कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो है, जटिल संरचनाएं जो है वो हमारे, उनसे, उन जटिल संरचनाओं से हमारी बॉडी बनी होती है। चाहे हम हमारी मानव शरीर की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, चाहे दूसरे एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, तो वो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, फेरस, ये सब जो आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से बॉन्ड्स के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जुड़ गए, उनको फिर से तोड़ने का जो काम करते हैं, दोज आर दी डीकंपोजर्स, अपघटक के रूप में हम उनको जानते हैं। तो ऐसे अपघटक, या हम डिटेल में आगे बात करेंगे डीकंपोजर्स के बारे में। सिंपल भाषा में कहूं तो जो भी चीज आपके आसपास सड़ रही है, उसके अंदर जो कीड़े हैं खासतौर से, जो उसको सड़ाने का काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी गला करके खत्म करने का काम कर रहे हैं, दोज आर दी डीकंपोजर्स। नेक्स्ट आते हैं पैरासाइट्स, परजीवी। बहुत सारे प्रकार के परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जैसे जू जो होती है, जोंक जो होती है, वो एक प्रकार का पैरासाइट है। अगर आप प्लांट्स में देखें तो बहुत सारी प्रकार की बेल होती है, जैसे अमर बेल हो गई, कस्कूटा इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो एक प्रकार की पैरासाइट है जो एक पेड़ पर चढ़ती है, उस पेड़ से अपना पोषण
किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा जो है वो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा मिलती है, पोषक तत्वों से मिलती है। हम अपना पोषण जो है वो खा पी करके पूरा करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो जमीन से पूरा करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो है या खासतौर से लियानाज, लताएं जो हैं वो किसी पेड़ पर चढ़ जाती है, उसी पेड़ से सारा पोषण लेती रहती है। तो ऐसों को हम पैरासाइट्स कहते हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट्स किसी और से गेन करते हैं, किसी और से छीन छीन करके लेकर के आते हैं। उन्हें हम पैरासाइट्स या परपोषी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा सिम्बायंट्स, सहजीवी जो होते हैं। सहजीवी क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कोरल्स होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोरल्स बहुत शानदार एग्जांपल है सिम्बायंट्स का। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, सहजीवन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात होगी हमारी। एनिमल्स हो गए जितने भी प्रकार के हैं, हम खुद को भी इसी कैटेगरी में रखेंगे। मानव जो है, मैन जो है, ह्यूमंस जो है, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यानी जो कुछ भी जिंदा आप अपने आसपास देख रहे हो, छोटे से छोटे बैक्टीरिया, वायरस से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक, पेड़ पौधे, सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में आती है जैसे एनर्जी, ऊर्जा। वो उसमें खुद में जीवन नहीं है, लेकिन वो जीवन को चलाती है। एनर्जी जो है अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होती रहती है और उससे जीवन चलता रहता है। बहुत सारे प्रकार के इंटरेक्शंस चलते रहते हैं। रेडिएशन जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश अपने आप में एक रेडिएशन है जो हम तक आ रहा है। और भी बहुत सारे प्रकार के रेडिएशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर, तापमान और ऊष्मा का बहाव जो है, हीट का फ्लो जो है, अलग अलग तरीके से हीट फ्लो करती रहती है। सनलाइट के रूप में हमारे पास आ रही है, सरफेस को गर्म कर रही है, उसकी वजह से विंड्स चल रही है, हवाएं चल रही हैं, वो सब हीट का फ्लो चल रहा है, उसका बहुत सारा असर पड़ रहा है। वाटर एक बहुत बड़ा एबायोटिक फैक्टर, जल जो है वो एक बहुत बड़ा अजैविक कारक है। गैसेस हमारे आसपास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह जितनी भी गैसेस हैं वो सब एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। विंड्स जो चल रही है, पवने जितनी में हम देख रहे हैं, हवा चलती हुई जो भी देखते हैं हम, चाहे वो धीरे चल रही है, तेज चल रही है। भारत में अभी मानसून की स्थिति है, मानसून आया हुआ है, मानसून एक स्पेशल प्रकार की विंड है। तो इस प्रकार की जो विंड्स होती है, पवने होती है, सेकेंडरी विंड है मानसून। तो इस प्रकार की जो विंड्स होती है, पवने होती है, वो अपना एक रोल प्ले करती है, अपना एक योगदान रहता है उनका। आग लगना अगेन एक एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण अपने आप में एक एबायोटिक फैक्टर है। टोपोग्राफी, सॉइल, ये सब जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक कारकों का उदाहरण होते हैं जो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको प्रभावित करते हैं। इनका कुछ ना कुछ, किसी का कम असर है, किसी का ज्यादा असर है। जैसे पानी है, पानी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पानी नहीं तो जीवन नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत जो है जीवन पर, लाइफ पर असर डालते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखना, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स और ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स, सारे जैविक कारक और सारे अजैविक कारकों को एक साथ देखना। और देखना तो हम बचपन से जो पर्यावरण की परिभाषा पढ़ते आए हैं उसमें यही करते हैं, लेकिन इनके बीच में किसी प्रकार का इंटरैक्शन भी है, किसी प्रकार की अंतःक्रिया भी है, उसको भी साथ में देखना, उसको भी साथ में समझना। यही हमारा एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का स्कोप होता है, दायरा होता है। यानी जब भी हम यूपीएससी के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए या प्रीलिम्स के लिए या ऑप्शनल के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, अगर हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट शब्द का मतलब हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, टेक्निकली हम उनको बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अजैविक कारक हैं, उन सब को मिलाना, उन सबको एक साथ देखना और उन सब के बीच के इंटरैक्शंस को, उनके बीच की अंतः क्रियाओं को भी समझना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतः क्रियाओं को समझना। यही अंतः क्रियाएं बेसिक इकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम आगे 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 समझते रहेंगे, बहुत सारे सेशंस के अंदर समझते रहेंगे। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, पोषण स्तर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें, लिंडमैन लॉ क्या होता है, लिंडमैन का नियम क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, फूड चेन, फूड वेब, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, जैव संचयन, जैव आवर्धन, बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत सारे प्रकार के इंटरेक्शंस चलते हैं। उनको हम समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी वर्ड की। ये तो हमने समझा एनवायरनमेंट वर्ड को। हमारा जो सिलेबस है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एंड तो आप समझते ही हो, एंड मतलब और, लेकिन पर्यावरण शब्द का मतलब क्या था ये हमने जानने की कोशिश यहाँ पर करी। इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी, हिंदी में जिसे कहा जाता है, ये क्या होती है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड के अंदर क्या क्या आता है, क्या इसके स्कोप के अंतर्गत होता है। अगर हम देखें तो इकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड ओइकोलॉजी से बना है। लॉजी मतलब लोगोस वर्ड, जिसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। ओइकोस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है होम, घर।
या रहने का स्थान, प्लेस टू लिव इन, जिस जगह पर रहते हैं, कोई रहता है, वो मानव रहता हो सकता है, वो टाइगर रहता हो सकता है, वो एलिफेंट रहता हो सकता है, कोई भी रह रहा है, उसके रहने का जो स्थान होता है दैट इज नोन एज ओइकोस। उस घर को हम कहते हैं ओइकोस, ग्रीक वर्ड है ये। और लोगोस यानी स्टडी, अध्ययन, उसका अध्ययन करना। तो घर का अध्ययन या स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ लिविंग प्लेस टू लिव इन, जिस जगह पर रहा जा रहा है उसकी स्टडी। या अगर हम इसको थोड़ा जोड़ करके देखें तो स्टडी ऑफ द होम ऑफ द नेचर, प्रकृति के घर का अध्ययन जो हम करते हैं दैट इज द इकोलॉजी। अगर हम शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग पर जाएं तो ये लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है। लेकिन जब हम यूपीएससी के लिए या एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वर्ड जब हम पढ़ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंट का मतलब तो हम अभी समझ के आए, इकोलॉजी का मतलब निकल करके आता है साइंटिफिक स्टडी of the relationship of the living organism with each other and with their environment। किसी भी जीव का, कोई भी जीव हो सकते हैं, उनका आपस में क्या प्रभाव है। पेड़ है, पेड़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर बहुत सारे लिविंग फैक्टर्स का कुछ रोल होगा, बहुत सारे जैविक कारकों का कोई योगदान होगा, उसको समझना है। और उसके अजैविक कारक जो है या एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है, उसके साथ में किस प्रकार के रिलेशन चल रहे हैं, उसकी स्टडी, उसकी साइंटिफिक स्टडी, उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, यानी वैज्ञानिक रूप से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे सर एनवायरनमेंट में भी तो ऐसा ही कुछ था, इकोलॉजी में भी तो ऐसा ही कुछ है। एनवायरनमेंट एक शब्द है जिसका मतलब है कि उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, हमारे आसपास के बायोटिक फैक्टर्स, हमारे आसपास के अबायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक, अजैविक कारक, और उनके बीच के रिलेशंस। लेकिन उनके बीच के रिलेशंस को साइंटिफिक लेवल पर, वैज्ञानिक स्तर पर जाकर के समझना भी होगा। वो समझना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी। यानी अगर आप एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहते हो, पर्यावरण का अध्ययन करना चाहते हो, तो जिस टूल की, जिस उपकरण की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है दैट इज द इकोलॉजी। यही उन सब रिलेशंस को बताएगी। इकोलॉजी जो है यही उन सारे संबंधों को बताने की कोशिश करेगी वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से उन सारे संबंधों को समझने का जो तरीका है या जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वही इकोलॉजी कहलाती है। मैं एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो एनवायरनमेंट की ही स्टडी, पर्यावरण का ही अध्ययन जो है वो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। क्योंकि पर्यावरण के अंदर ही जीवित जीव है, अजीवित जीव है, लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और उनके बीच का रिलेशन, इसको भी हम एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन रिलेशन को समझना भी तो पड़ेगा, रिलेशन हमें दिख ही नहीं रहा ना, हमारे चारों तरफ बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से दिख जाते हैं। अभी हमने जो लिस्ट देखी, बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक कौन कौन से हमें दिख जाते हैं, ये होते हैं साहब। एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक कारक कौन कौन से, ये भी हमें दिख जाते हैं, ये साहब। लेकिन इस एनर्जी का इन पर क्या असर है, डिकम्पोजर का इन पर क्या असर है, इसका इस पर क्या है, इसका इस पर क्या है, इन सब का आपस में रिलेशन क्या है, इसे साइंटिफिक वे में समझना पड़ेगा, वैज्ञानिक रूप से समझना पड़ेगा। और यही वैज्ञानिक रूप से इन सब संबंधों की, रिलेशंस की जो स्टडी है, जो अध्ययन है, उसे ही कहा जाता है इकोलॉजी, उसे ही कहा जाता है पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण को अगर आपको समझना है तो इकोलॉजी समझनी पड़ेगी, इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, पारिस्थितिकी समझ पढ़नी पड़ेगी, तभी आप पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राइट, बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलिज्म इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में एक, या पारिस्थितिकी में एक समग्रता या साकल्यवाद होता है। साकल्यवाद मतलब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला करके देखते हैं। हॉलिज्म यानी सब चीजों को एक साथ मिला करके, मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ मिला करके हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, इंडिविजुअल जो होता है, किसी भी प्रकार का कोई जीव है, हम कोई भी इंडिविजुअल ले सकते हैं। यहां आप इमेज में देख रहे हो एक 12 सिंगे को हमने लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ भी ले सकते हैं हम एक पेड़ ले सकते हैं, एक पौधा ले सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल है, एक पेड़ है, एक पौधा है, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होगी। मान लीजिए वो एक नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ और भी बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारी नीम के पेड़ों की पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी। तो इकोलॉजी का जो एक हायरार्की हम देखते हैं, पदानुक्रम जो हम देखते हैं, उसके अंदर इंडिविजुअल होता है, उसके ऊपर हम जब देखें तो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है उसी जीव की। हम कुछ भी ले रहे हैं, अभी हमने हिरण लिया, तो हिरण बारहसिंगा जो है उसकी अपनी एक पॉपुलेशन होगी, बहुत सारे उस एरिया में बहुत सारे बारहसिंगे रहते होंगे, 10 20 50 कितने भी रहते होंगे। या हम नीम के पेड़ का एग्जाम्पल ले रहे तो एक इंडिविजुअल नीम का पेड़ है, और ऐसे बहुत सारे 10 20 50 100 200 1000 कितने भी नीम के पेड़ हो सकते हैं।
देन आती है उनकी कम्युनिटी, समुदाय, हिंदी में जैसे कहा जाता है समुदाय। समुदाय क्या हो गया, अगर हम नीम के पेड़ का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो नीम का पेड़ क्या है, एक पेड़ है, पेड़ का समुदाय। पेड़ और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं। तो नीम का पेड़ एक इंडिविजुअल था, ऐसे बहुत सारे नीम के पेड़, कम्युनिटी बने, सॉरी पॉपुलेशन बनी, जनसंख्या बनी, और ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन, नीम के पेड़ों की बहुत सारी पॉपुलेशन है, बरगद के पेड़ों की बहुत सारी जनसंख्या है, पीपल के पेड़ों की बहुत सारी जनसंख्या है, और भी बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, खेर, खिजड़ी, बबूल वगैरह वगैरह, उन सब को मिलाएं तो ये सब क्या बन रहे हैं, एक कम्युनिटी बन रहे, एक समुदाय बन रहे, जिसे हम कहते हैं प्लांट कम्युनिटी, या हिंदी में कहते हैं पादप समुदाय। तो सारे के सारे प्लांट या पादप की बात हम क्या कर रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हिरण अकेला जो था वो एक इंडिविजुअल था, बहुत सारे हिरण एक पॉपुलेशन है, ऐसे ही और बहुत सारे जानवर होते हैं, कुत्ता है, भेड़िया है, शेर है, चीता है, गीदड़ है, गधा है, बहुत सारे जीव हैं, उन सब की अपनी अपनी पॉपुलेशन है, उन सबको मिलाए तो एक कम्युनिटी बनती है, एक समुदाय बनता है, जिसे हम कहते हैं एनिमल कम्युनिटी, जंतु समुदाय। तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी की जाती है, फिर उसकी पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी की जाती है, जनसंख्या स्तर पर अध्ययन किया जाता है, फिर उसकी कम्युनिटी लेवल पर स्टडी की जाती है, समुदाय स्तर पर जो है उसका अध्ययन किया जाता है। बहुत सारी कम्युनिटीज जब मिलती है तो बनता है एक इकोसिस्टम। बहुत सारी कम्युनिटीज जब मिलती हैं, जैसे एनिमल कम्युनिटी है पूरी की पूरी, वो इसके अंदर मिल गई, फिश कम्युनिटी है पूरी की पूरी, वो इसमें मिल गई, बर्ड्स कम्युनिटी है पूरी की पूरी, वो इसमें मिल गई, प्लांट कम्युनिटी है पूरी की पूरी, वो इसमें मिल गई। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे समुदाय जब हम मिला देते हैं तो बनेगा एक इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, सिस्टम बन रहा है ये। इन सब के आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, मछली का पक्षी से कुछ रिलेशन है तो पक्षी का मछली से कुछ रिलेशन है, मछली का पेड़ों से कुछ रिलेशन है तो पेड़ों का बाकी के जानवरों से कुछ रिलेशन है। बहुत सारे, मतलब हम कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है ये, बहुत जटिल संबंध है, लेकिन है। इन सब संबंधों से एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हम उसके नीचे की यूनिट अगर देखें तो वो होती है कम्युनिटी, समुदाय, उससे नीचे की यूनिट जो होती है वो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या, और उससे नीचे की यूनिट जो है वो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर हम उसे देखते हैं। अगर हम इससे भी नीचे की यूनिट पे जाएं तो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के स्कोप से बाहर की चीज हो जाती है, ये पर्टिकुलर जुड़ जाता है साइंस में बायोलॉजी से। इससे अगर हम और डिटेल में जाएं तो फिर वो साइंस की बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमें एक इंडिविजुअल की बात करूं, मान लीजिए आप पेड़ को अध्ययन कर रहे हैं, नीम के पेड़ को अध्ययन कर रहे हैं, अब नीम के पेड़ की एक चीज, उसमें कैसे फंक्शन होता है, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता होगा, पोषण कैसे लेता होगा, वो सनलाइट से रिएक्शन कैसे करता होगा, ये सब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ साइंस, एंड साइंस में भी बायोलॉजी, ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो हम देख रहे हैं ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है, लेकिन ये कुछ और चीजों से डील करती है, ये ज्यादा मैक्रो लेवल पर डील करती है, ज्यादा बृहद स्तर पर, ज्यादा बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। और बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, वो इस इंडिविजुअल से भी नीचे के लेवल पर अगर हम जाएं, उस इंडिविजुअल को भी अंदर से समझने की कोशिश करें, मानव को अंदर से समझने की कोशिश करें, ह्यूमन एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, मानव का शरीर कैसे काम करता होगा, दिल कैसे काम करता होगा, मस्तिष्क कैसे काम करता होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता होगा, वगैरह वगैरह, हम हमारे शरीर के बारे में जब जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा पार्ट जो है वो साइंस की एक दूसरी ब्रांच में चला जाता है, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और इस लेवल पर आकर के जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सब्जेक्ट के स्कोप में, दायरे में हम इसे देखते हैं। बहुत सारे इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो बनता है एक बायोम। अगला जो यूनिट आती है दैट इज द बायोम। बायोम को हिंदी में बायोम ही कहा जाता है, जीवोम भी कहा जाता है। तो बायोम या जीवोम जो है वो बनता है, और ऐसे बहुत सारे बायोम जब बनेंगे तो बनेगा टोटल पृथ्वी का सारा जीवन, जिसे हम बायोस्फीयर या जैव मंडल के रूप में देखते हैं। यानी यहां पर हम जो स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो ज्यादा बड़े स्तर पर होता है, मैक्रो लेवल पर, वृहद स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। जब हम माइन्यूटली किसी चीज में घुस रहे हैं, इस इंडिविजुअल के भी अंदर जब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरी ब्रांच साइंस की काम करती है, जिसे हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत सारे इंडिविजुअल बनेंगे, पॉपुलेशन बनेगी, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाएगी, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर एक इकोसिस्टम बनाएंगे, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम बनाएंगे, और बहुत सारे बायोम मिलकर एक बायोस्फीयर, इस पृथ्वी का पूरा बायोस्फीयर, जैव मंडल जो है बनाएंगे। हिंदी में कहूं तो एक व्यक्तिगत इकाई,
फिर बहुत सारी व्यक्तिगत इकाई मिलकर के जनसंख्या, जनसंख्या बहुत सारी मिलकर के एक समुदाय बनाएंगे, समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे, और बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के एक बायोम या जीवोम बनाएंगे, और बहुत सारे बायोम या जीवोम मिलकर के जैव मंडल बायोस्फीयर बनाएंगे। तो इंडिविजुअल और उससे ऊपर आता पॉपुलेशन। ये जो पूरी स्टडी होती है, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना और पॉपुलेशन की स्टडी करना, ये एक और ब्रांच होती है साइंस की जिसे कहा जाता है ऑट इकोलॉजी, या हिंदी में कहा जाता है स्व पारिस्थितिकी। तो स्व पारिस्थितिकी ऑट इकोलॉजी के अंतर्गत ये सारी स्टडी की जाती है। कम्युनिटी की जब स्टडी की जाती है तो इसे कहा जाता है सिन इकोलॉजी, या हिंदी में कहा जाता है सम पारिस्थितिकी। हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, हम सिर्फ इसको एक समझने की कोशिश करें कि हम ना तो इस लेवल पर किसी चीज को समझेंगे, ना ही हम इस लेवल पर किसी चीज को समझेंगे, ना ही हम इस लेवल पर किसी चीज को समझेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस है। साइंस की अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस है, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं जिनके अंदर इन अध्ययनों को किया जाता है। हम किस लेवल पर आएंगे? बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर के जो इकोसिस्टम बनाती है, बहुत सारे समुदाय मिलकर के जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, इसको हम समझेंगे। इसकी स्टडी, इस इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है, उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है, उसे ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। और ये जो वर्ड है इकोलॉजी, पर्टिकुलर वर्ड जो है, ये वर्ड दिया गया था आर्थर जी टेंसले। सर आर्थर जी टेंसले नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये शब्द गढ़ा था कि इकोसिस्टम की स्टडी जो है वो इकोलॉजी कहलाएगी, या पारिस्थितिक। हिंदी में तो वर्ड दिया नहीं उन्होंने, वैसे इंग्लिश में दिया, पर हिंदी ट्रांसलेट हमने बाद में जब कर दिया स्टडी के लिए, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी कहलाएगा। इसके ऊपर पर इकोसिस्टम से ऊपर बायोम आते हैं, बायोम की स्टडी जो है बायोम इकोलॉजी कहलाती है, और बायोम से ऊपर जो है पूरी यूनिट जो बायोस्फीयर आती है, उसकी स्टडी जो है, अध्ययन जो है, बायो जियोग्राफी के नाम से जानी जाती है। जो कि जो बच्चे आप में से ऑप्शनल के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है, उसमें बायो जियोग्राफी पूरा का पूरा एक सेक्शन जो है वो हम देखते हैं, जैव भूगोल का पूरा एक सेक्शन हम देखते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। इकोलॉजी में भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, कुछ नेचुरली बने हुए इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्राकृतिक रूप से बने हुए हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा प्रकृति ने ही बनाए हो, हमने भी बनाए हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम नेचुरल के कुछ एग्जाम्पल देखें, जमीन पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ग्रासलैंड्स, घास भूमियां जो है वो जमीन पर बनी है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। फॉरेस्ट, वन जमीन पर है और प्राकृतिक रूप से नेचुरली बने हुए हैं। डेजर्ट्स, मरुस्थल जमीन पर है और प्राकृतिक रूप से नेचुरली बने हुए हैं। एक्वेटिक, अगर हम जमीन से हट करके पानी में जाकर के देखें, जल की दुनिया में जाकर के देखें, तो एक्वेटिक दुनिया में पानी जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। साफ पानी हो सकता है, मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, जो खारा नहीं होता, पीने लायक पानी जो होता है उसे हम फ्रेश वाटर या मृदु जल, पीने लायक जल के रूप में देखते हैं। जैसे बहुत सारी स्ट्रीम्स, धाराएं, नदियां, झीलें, उनका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। अलग अलग झील का, अलग अलग नदी का, गंगा नदी का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, तो गोदावरी नदी का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, तो थेम्स नदी का अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। ऐसे अलग अलग नदियों के अपने अपने इकोसिस्टम से पारिस्थितिकी तंत्र है। ऐसे ही अलग अलग झीलों के अपने पारिस्थितिकी तंत्र है। सुपीरियर लेक का अलग है, तो वुलर लेक का अलग है, तो चिलिका लेक का अलग है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे उसमें चिलिका लेक लिया, तो चिलिका लेक जो है वो एक प्रकार का ब्रेकिश वाटर है, वो एक प्रकार का कम खारा जल है, जहां मीठा और खारा पानी दोनों मिल जाते हैं। तो वैसे एरियाज भी हो सकते हैं, जैसे कि एस्चुरीज हो सकती हैं, ज्वार नदमुख हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि डेल्टा हो सकते हैं, जैसे कि लैगून्स हो सकते हैं। चिलिका एक लैगून है, इंडिया का लार्जेस्ट लैगून है। तो ऐसे कुछ ब्रैकिश वाटर जो है, कम खारे पानी जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर खारे पानी हो सकते हैं, सागर महासागर जितने भी है, सी ओशियंस जितने भी है, उनमें भी जीवन चल रहा है डेफिनेटली, तो वो भी नेचुरली प्राकृतिक रूप से बने हुए इकोसिस्टम्स हैं। तो जमीन पर इकोसिस्टम्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, प्राकृतिक रूप से बने हुए, नेचुरली बने हुए, और एक्वेटिक जल के अंदर, पानी के अंदर भी इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग प्रकार के। हमारे द्वारा भी बन सकते हैं, मैन मेड भी, आर्टिफिशियल भी इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। जमीन पर अगर हम कुछ बात करें तो हमने पार्क बनाए हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है, उसमें भी बहुत सारे प्रकार के जीवित जीव जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी प्रकार की घास है, बहुत सारे प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु हैं उसके अंदर। गार्डन्स हैं, फार्म्स है, खेत। अब खेत तो हम कभी से बना रहे हैं, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है, जब से एग्रीकल्चर डेवलप हुई है, आज से लगभग 10,000 11,000 साल पहले से, तब से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्म्स बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं।
ये हमने एक नया टाइप का इकोसिस्टम बना दिया, नया प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया जो पिछले 10-11 हजार सालों से चल ही रहा है। ऑर्चर्ड्स, जितने भी बागान होते हैं, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है जो हमने बनाया है। ये सारे के सारे जमीन पर हमारे द्वारा, मानव द्वारा बने हुए आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पानी में अगर हम बात करें तो पानी में भी हमारे द्वारा बनाए हुए बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि रिजर्वायर्स, डैम, बांध बनाया, उसके पीछे बहुत बड़ी झील बन गई, वो झील अपने आप में एक रिजर्वायर, हिंदी में जिसको हम जलाशय कहते हैं, वैसी एक झील बन जाती है। बड़े बड़े डैम से हम देखते हैं, गोविंद सागर डैम, नांगल डैम जो है, उसके बनने से जो पीछे झील बन जाती है, गोविंद सागर झील हमें देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे डैम से, बहुत सारे बांधों से बहुत सारी प्रकार की झीलें बनती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा हम एक्वेरियम बनाते हैं, घर के अंदर छोटा सा एक्वेरियम हो सकता है, उसमें भी जीव पल रहे हैं। बड़े एक्वेरियम होते हैं बड़े लेवल पर, कुएं हैं, नहरें हैं, एक्वाकल्चर, पानी के अंदर जो खेती की जाती है, साल्ट पेन, जो नमक के जो क्यारियां होती है जिनमें नमक बनाया जाता है, उनमें बहुत सारे जीव जंतु पलते बढ़ते हैं। तो ये सब जो है वो मेन मेड, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरली ही हो सकते हैं, प्राकृतिक ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेन मेड, मानव निर्मित भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। जमीन पर भी है, पानी में भी है, नेचुरली तो है ही, जमीन पर भी है, पानी में भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के इकोसिस्टम, हिंदी में भी ये स्लाइड है, नेक्स्ट पेज पर मैं टेलीग्राम पर जो आपके लिए ये पूरी स्लाइड जो है वो अपलोड करूंगा, तो वहां से आप हिंदी वाले जो है वो हिंदी में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमने समझा बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इकोसिस्टम, सॉरी इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन है, इकोसिस्टम्स की जो स्टडी है, उसे ही हम इकोलॉजी कहते हैं। आर्थर जी टेंसले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया है, अपनी तरफ से बनाया है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी शब्द का मतलब जो है वो हमने समझा। यानी जब हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हमें समझना होता है। इन सब के बीच के इंटर रिलेशंस कहते हैं कैसे हैं, अंतर संबंध कैसे हैं, इन सब चीजों को जानने समझने की कोशिश जो है वो हमारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत होती है। अब सिलेबस जो है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमने सिलेबस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन ज्यादा डिस्कशन उसमें हुआ नहीं था। मैंने कहा था नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट शब्द को समझ लिया जाए, इकोसिस्टम शब्द को समझ लिया जाए, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से सिलेबस को समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको एनवायरनमेंट शब्द क्या होता है और इकोलॉजी शब्द क्या होता है ये समझाने की कोशिश करी है इस सेशन के अंतर्गत। आगे और सेशंस होंगे जिनके अंदर हम और डेप्थ में और गहराई से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक से, जिस बच्चे को कुछ नहीं पता एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी होती ही क्या है, उस बेसिक लेवल से हम उठ रहे हैं। धीरे धीरे हमने एनवायरमेंट शब्द की परिभाषा समझी, इकोलॉजी शब्द की परिभाषा समझी। अब हम इसके अंदर की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। आगे ऐसे बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे, एक दिन का या एक सेशन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेशंस जो है वो आप लोगों के लिए आते रहेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में, डेप्थ में इन सारे टॉपिक्स को एकदम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, जिससे हम जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, किसी भी लेवल पर, इवन दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल लेवल पर भी कहीं अटके ना, हर प्रकार का क्वेश्चन हम कर सके, इस लेवल पर हम जा सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो सेशन है जिनमें हम और डेप्थ में और गहराई में बातें करेंगे, उन सबको आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपनी यूपीएससी की यात्रा जो है वो बेहतर तरीके से कर पाए। 2026, 27, 28, 29 किसी भी साल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां से आपको हेल्प मिलती रहेगी। चलिए, तो सेशन को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।